नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्याकरण का एक नया अध्याय, हिंदी भाषा स्वरूप और विकास। भाषा पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि भाषा क्या है। मनुष्य जब जंगलों में रहता था तो अकेला रहता था, उसे किसी के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब वो जंगलों में गुफाओं में रहता था, पेड़ों पर छिपकर रहता था, तो भयभीत था। उसे जंगली जानवरों से डर लगता था। पहल जब इंसान आपस में मिला तो उसे अपने मन की बात दूसरे के सामने प्रकट करने की इच्छा हुई, और इस मन की बात को कहने के लिए कोई साधन चाहिए था जो सबके लिए सामान्य हो। तो यहीं से भाषा की उत्पत्ति होती है। यही वो बात है जो भाषा के मूल में है कि भाषा की ज़रूरत क्या है आखिर। कि एक व्यक्ति को यदि कमरे में छोड़ दिया जाए अकेला जन्म के साथ, तो वो भाषा नहीं सीख पाएगा। और अकेले के लिए भाषा की ज़रूरत भी नहीं है। भाषा की ज़रूरत ही तब है जब हम एक से दो होते हैं। भाषा का संबंध एक व्यक्ति से न होकर व्यक्ति के समूह से है। व्यक्तियों के समूह से ही भाषा जन्म लेती है। तो हम भाषा की परिभाषा क्या कर सकते हैं? सामान्य तौर पर एक परिभाषा हम सुनते आए हैं, छठी कक्षा से हमने सुनी है, कि अपने मन के विचारों को लिखित या उच्चरित रूप में प्रकट करना भाषा है। या यूँ कहूँ कि अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर देना भाषा है। तो ये तो एक सामान्य परिभाषा हमने पढ़ रखी है। एक और जो भाषा की विशुद्ध परिभाषा हो सकती है, मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे, भाषा मूलतः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा मूलतः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। जिसके अंतर्गत एक मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। अब इस परिभाषा में जो मैंने बात की कि भाषा मूलतः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, ये ध्वनि प्रतीक क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक ध्वनि है हमारे पास श ध्वनि मैंने बोली और हमने इस रूप में प्रकट कर दिया। ये ध्वनि प्रतीक हो गया। ये अलग अलग मानव समूह जो हैं, मानव समुदायों में इस ध्वनि प्रतीक को, श ध्वनि प्रतीक को प्रकट करने का तरीका भिन्न हो सकता है। उनके अपने प्रतीक भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ध्वनि एक ही है। अगर मैं वही बात करूं कि जो हमारे हिंदी भाषा भाषी हैं वो श ध्वनि को इस रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन अगर मैं चला जाऊं पंजाबी बोलने वालों में तो इस ध्वनि को वो ऐसे प्रकट करते हैं। ये रूप है, लेकिन ये हमारा नहीं है। ये गुरुमुखी में हो गया, ये देवनागरी में हो गया। और अगर मैं चला जाऊं यूरोप में तो वो इस ध्वनि को ऐसे प्रकट करते हैं। ध्वनि एक ही है श, लेकिन उसे भिन्न भिन्न रूप में प्रकट किया जा सकता है। ये है यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक। अपनी इच्छा से जो भी प्रतीक हमने बना लिया, सभी ने डिसाइड करके
समुदाय ने निर्णय ले लिया कि इस ध्वनि का प्रतीक ये होगा। और ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे ये मेरे सामने ये वस्तु है, इस वस्तु का एक नाम हमने विश्व समुदाय ने रख लिया कि ये पेन है। अगर आज हम ये बात करने लगे कि ये कुत्ता है, अगर मैं इसे कुत्ता कहने लगूं तो जो भी मुझे सुन पा रहे हैं वो सब समझ जाएंगे कि ये कुत्ता है। हमने मान लिया कि आज से ये कुत्ता है। और कल जब मैं कक्षा में आऊं और मैं एक बच्चे से कहूं कि चलिए किरण कुत्ता देना, तो किरण तुरंत अपने बस्ते से ये निकाल के दे देगी। तो ये बात है सामान्य समझ की कि हमने सब ने मिल के किस वस्तु का क्या नाम रख लिया, किस ध्वनि का क्या प्रतीक दे दिया। ये यादृच्छिकता की बात है। और ये एक प्रतीकों की व्यवस्था है कि ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी रख लिया। एक व्यवस्था बनाई गई है कि ये ध्वनियाँ होंगी और ये इनके प्रतीक होंगे, उनकी अपनी एक व्यवस्था है। और इसी के अंतर्गत मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है, एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं। अब हम बातचीत किस रूप में करते हैं? हमारे पास भाषा के दो रूप मौजूद हैं, एक मौखिक और एक लिखित। या तो मैं आपने अपनी बात को बोलकर कहूँगा या मैं अपनी बात को लिख कर कहूँगा। मेरे पास तीसरा कोई तरीका नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि भाषा का एक रूप सांकेतिक भी है। मैंने ये ऐसे कर दिया तो आप इसका अर्थ समझ रहे हैं, मैंने ऐसे कर दिया आप इसका भी अर्थ समझ रहे हैं। तो माना कि ये संकेत समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये भाषा नहीं है। भाषा को केवल दो ही रूपों में हम प्रकट करेंगे। इसे हम कहीं कहीं सांकेतिक भाषा कह देते हैं। अब क्योंकि कोडिंग के अंदर भी बात तो चलती है, लेकिन वो कोड कुछ लोगों को समझ का होता है। सेना के अंदर इस प्रकार की कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वो हम उसे मूल भाषा में नहीं रखें क्योंकि वो सबकी समझ में तो नहीं आएगा। तो मौखिक और लिखित दो ही रूप भाषा के रखने चाहिए। तो मौखिक भाषा कि जब हम भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक रूप है, और जब हम भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित रूप है। अब मौखिक जो भाषा है, इसकी जो लघुतम इकाई है या इसकी आधारभूत इकाई है, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई हम ध्वनि को कहते हैं, और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण को कहते हैं। ध्वनि और वर्ण, यहां ये बात ध्यान रखने की है कि जब प्रश्न आ जाए कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है तो आप ध्वनि जवाब देंगे, और जब प्रश्न पूछा जाए कि लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है तो आप वर्ण जवाब देंगे। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, तो भी आपका जवाब ध्वनि होगा। और ये प्रश्न आ जाए कि भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तो भी आपका जवाब ध्वनि होगा। यदि आपके ये मल्टीपल प्रश्न आ गया है और उस चारों जो विकल्प दिए गए हैं उसमें ध्वनि नहीं है, वर्ण है, तो वर्ण जवाब दे देंगे। वास्तव में वर्ण तब आना चाहिए कि लिखित भाषा की लघुतम इकाई क्या है तो वर्ण, और मौखिक भाषा की लघुतम इकाई क्या है ध्वनि, और भाषा की लघुतम इकाई क्या है तो ध्वनि। लेकिन अगर ध्वनि उपलब्ध नहीं है विकल्प में तो आप वर्ण भी जवाब दे दें। तो इस प्रकार से मैं बात आगे करता हूं कि अब है भाषा और लिपि। इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है, भाषा और लिपि क्या? देखिए, जब भी जो हमने ध्वनियां हैं हमारे पास, अब देखिए मौखिक भाषा की एक कमजोरी है कि मैंने जो बोला वो मेरे बोलने के साथ ही नष्ट हो गया। उसे संभाल कर रखने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। जब हम भाषा को संभाल कर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए रखना चाहते हैं, उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ता है। पहले जो भाषाएं थी वो मौखिक रूप में ही चलती थी। अब संस्कृत को पढ़ाने का तरीका या याद कराने का तरीका मौखिक ही रहा है। जो संस्कृत आचार्य रहे हैं वो बोलकर ही अपनी बात अपने शिष्यों को सिखाते रहते थे, और बार बार रटने से वो याद हो जाता था। लेकिन वो कोई तरीका न हुआ कि मेरे गुरु ने एक बात सुनाई और मैंने सुनी। अब हो सकता है गुरु ने कुछ बोला और मुझे कुछ सुना हो, और मैं आगे किसी को सुनाऊं, उसे कुछ सुने, और आगे 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 ऐसे चलते चलते उस शब्द का
अपना वास्तविक रूप ही बदल जाता है। कई बार मौखिक भाषा में सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि कोई ऐसा तरीका आ जाए कि जो हम ध्वनियाँ बोल रहे हैं, इन ध्वनियों को हम सुरक्षित कर लें, जो मेरे मुख से निकला वो सुरक्षित हो जाए। तो इसके लिए एक हमने खोज की, लिपि की। अब लिपि की परिभाषा क्या कर सकते हैं कि ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं इसे। अब हर एक भाषा किसी ना किसी लिपि में लिखी जा रही है और हर एक लिपि एक ही ध्वनि को भिन्न प्रकार से प्रकट करती है। इसकी चर्चा मैंने अभी की थी कि शय ध्वनि को अलग अलग लिपियों में कैसे है। मैंने 3 लिपियां आपके सामने उसमें रखी थी। जब हमने देखा कि इस प्रकार से देखें, ये मैंने देवनागरी में प्रकट कर दिया, ये मैंने गुरुमुखी में प्रकट कर दिया, और ये मैंने इस प्रकार से रोमन लिपि में मैंने इसको प्रकट कर दिया। ये रोमन लिपि, ये गुरुमुखी लिपि, और ये हमारी देवनागरी लिपि। और भी लिपि में ध्वनियां हैं और भिन्न प्रकार से प्रकट की जा सकती हैं। तो चर्चा करते हैं कि हमारी जो हिंदी है, वास्तव में इसकी लिपि क्या है और हमारी इस लिपि में और कौन सी भाषाएं लिखी जा सकती हैं। तो इसकी एक टेबल बना सकते हैं हम, जिसमें अन्य भाषाओं की चर्चा भी कर लेंगे। तो मैं इधर एक लिपि ले लेता हूँ, कुछ लिपियों की चर्चा हम कर लेंगे। इधर भाषाएं ले लेंगे कि उस लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं देवनागरी की ही चर्चा कर लूँ। देवनागरी ये हमारी लिपि है, नागर लिपि भी कह सकते हैं इसको, या देवनागरी। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी हमारी प्राचीन लिपि है, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि निकली है। अब देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी, नेपाली, मराठी, संस्कृत। ये भाषाएं हमारी देवनागरी में लिखी जाती हैं, देवनागरी लिपि में। अच्छा, देवनागरी लिपि दाएं से बाएं की ओर चलती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं उधर से लिखना शुरू कर रहा हूं और इधर आ रहा हूं, दाएं से बाएं। विश्व की अधिकतर लिपियां इसी प्रकार से लिखी जाती हैं, दाएं से बाएं चलती हैं। दूसरी लिपि की बात मैं करूं, रोमन लिपि। रोमन है, इसके अंदर जो भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी है और स्पेनिश है, जर्मन। यूरोप की जो भाषाएं हैं वो इसमें लिखी जाती हैं। फ्रेंच, जैसे कि फ्रेंच भी इसी में लिखी जाती है, फ्रेंच भाषा। तो ये कुछ भाषाएं हैं जो और भी यूरोप की इसी में आ जाएंगी। और तीसरी लिपि में ले लेता हूं, फारसी लिपि। इसके अंदर उर्दू, जो कि हमारे हिंदुस्तान में चलती है, बड़ी मीठी भाषा है। उर्दू, फारसी और अरबी, ये 3 भाषाएं फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। और इस लिपि की खास विशेषता है, ये बाईं से दाईं तरफ चलती है। इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे मैं उधर चलता जाऊंगा, ये मैं इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये
कोई स्क्रिप्ट नहीं है। कभी आप सोचें कि सर को उर्दू भी लिखनी आती है, मुझे उर्दू लिखनी नहीं आती, जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है कि इस प्रकार से हम ऐसे लिखते चले जाएंगे, इस प्रकार से बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे। तो ये फारसी लिपि इस प्रकार से लिखी जाती है। चौथी लिपि की बात करूं मैं, गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि, इसमें पंजाबी लिखी जाती है। और एक और लिपि हमारे हिंदुस्तान में चलती है, द्रविड़, द्रविड़ नहीं, खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि में जो दक्षिण की जो भाषाएं हैं, जिसमें तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 भाषाएं हमारी खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती हैं। इस लिपि का नाम खरोष्ठी इसलिए है कि ये खर के ओष्ठ जैसी आकृति बनती हैं। खर मतलब गधा, मतलब गधे के ओठ जैसी आकृतियां बनती हैं, इसलिए खरोष्ठी कहते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो साउथ की भाषाएं ऐसे ऐसे लिखी जाती हैं। तो ये इस प्रकार से मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, इसको इसलिए खरोष्ठी लिपि कहा जाता है। तो ये हुई लिपि की बात। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भाषा परिवार। भाषा परिवार क्या है? जिस प्रकार से मनुष्य के परिवार होते हैं, वैसे ही भाषा के भी परिवार होते हैं। हम जैसे देखते हैं कि किसी एक आदि पुरुष से निकले हुए, जन्मे हुए लोग और उनसे जन्मे हुए लोग और उनसे जन्मे हुए लोग, वो सब एक परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। या एक पिता से पैदा हुए पुत्र और उन पुत्रों से पैदा हुए उनके पुत्र, ये एक परिवार है। बिल्कुल इसी प्रकार से भाषा के भी परिवार हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसे की जा सकती है, ऐसी भाषाओं का समूह ऐसी भाषाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति किसी एक भाषा से हुई हो। तो ये भाषा परिवार है, भाषाओं का ऐसा समूह जो एक भाषा से निकला हो। अगर मैं पूरे विश्व में बात करूं तो 18 भाषा परिवार हैं पूरी दुनिया में। 18 भाषा परिवारों की भाषाएं पूरे विश्व में फैली हुई हैं और लगभग पूरी दुनिया में देखें तो लगभग 3000 भाषाएं हैं। 3000 भाषाएं और 18 भाषा परिवारों में ये बटी हुई हैं। अब मैं बात करूं हिंदुस्तान की, तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। पहला है भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा आगन्य भाषा परिवार। चौथा तिब्बत बर्मी भाषा परिवार। इन 4 भाषा परिवारों की भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। भारोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है आर्य भाषा परिवार, इसकी एक ब्रांच है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आर्य भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी हिंदी आर्य भाषा परिवार की भाषा है। यूरोप और भारत की भाषाएं मिलकर भारोपीय भाषा परिवार बनाती हैं। अब भारत आर्य भाषा परिवार की भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इसलिए हम उनको हमने एक परिवार बना दिया कि जिन भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई वो आर्य भाषा परिवार हो गया। और संस्कृत का प्रभाव, संस्कृत और यूरोप की भाषाएं भी किसी एक भाषा से उत्पन्न हुई है। आज वो भाषा अपने
स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही द्रविड़ भाषा परिवार, तो इनकी इन चारों नीचे की चारों भाषाओं को आप देखें एक जैसी हैं। तो ये देखने वाली बात है कि जब एक ही भाषा से अन्य भाषाएं निकलती हैं तो उसका परिवार बन जाती हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय आर्य भाषाओं की और भारतीय आर्य भाषा परिवार के विकास की स्वरूप की बात हम करेंगे, हिंदी की बोलियों की बात हम करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।